अपने माहौल पे इल्जाम लगाते क्यों हो, अपने माहौल पे इल्जाम लगाते क्यों हो, आग के शहर में बारूद बनाते क्यों हो। आज चौथी दुनिया के अपने इस इंटरनेट टीवी के ब्लैक एंड वाइट प्रोग्राम में जब मैं फिर से आपके सामने हूँ तो इस वक्त हमारा दिल बहुत ही ज़्यादा दुखा हुआ है। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि दिल्ली के दिल में हाई कोर्ट में जिस तरीके से बम ब्लास्ट हुआ है और जिसमें इंसानी जानों का नुकसान हुआ है, उसमें यकीनन पूरी दिल्ली दहल गई है। तो पहले इसी पर बात करते हैं, तो चलिए चलते हैं डॉक्टर मनीष की तरफ। डॉक्टर मनीष, मुझे दुख नहीं है, मुझे गुस्सा है। जाहिर है गुस्सा और दुख की अलामत है। और गुस्सा इसलिए है कि जिस देश का प्रधानमंत्री ये कहे कि हमारे सिस्टम में कुछ खामियां हैं, तो फिर बाकी चीजों पे डिस्कस करने का कोई बात ही नहीं रह जाती। सिस्टम में खामियां आप और मैं बैठ के दूर करेंगे तो या सरकार का काम है या किसका काम है? जब सिस्टम की प्रधानमंत्री ही ये बात मान ले कि भाई हमारे सिस्टम में खोट है, हमारे जो एजेंसीज हैं वो बेकार हैं, हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो ठीक नहीं है, हमारी जो पुलिस है वो निकम्मी है, हमारा जो पूरा जो खुफिया तंत्र है वो बिल्कुल बेकार है। अगर प्रधानमंत्री ऐसी बातें करता है तो इसका मतलब है कि हुजी क्या, हरकतुल मुजाहिदीन क्या, लश्कर तोयबा का, वो कोई भी आदमी आकर के यहाँ पे कुछ भी करके जा सकता है क्योंकि आपने पहले ही मान लिया। अब देखिए, ये एक हमारे दोस्त ने कहा, टेलीविजन के मित्र ने, कि प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री जी के बाइट्स के लिए कि वो जो हमेशा जो जिस तरीके से वो बयान देते हैं धमाके के बाद, उसके लिए ज्यादा दौड़ धूप करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो वही बात बोलता है जो पहले वाले धमाके में बोल चुका होता है। तो ये तो तस्लीमा नसरीन ने भी आज कहा है, तो की भी स्टेटमेंट है, वो जो है कि वही बयान रिपीट कर दीजिए आप। तो वो जो है कि वो बिल्कुल बयान जो है वो सरकारी बयान फिक्स्ड है। वो इसलिए है कि वो एक ही आदमी लिख करके इन मंत्रियों को, प्रधानमंत्रियों को, जो प्रधानमंत्री जी को वो चिट बना करके लिख करके दे दिया जाता है। दिल की कोई आवाज नहीं है उनकी इसमें, बिल्कुल। लेकिन अब जरा इस ब्लास्ट की के रेमिफिकेशंस के ऊपर हम जरा बात करते हैं। आपने एनआईए क्यों बनाया? ताकि आप आतंकवाद से लड़ सके। कैसे बनाया? ऐसा बनाया कि जो अच्छे पुलिस अधिकारी हैं वो वहां जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वहां पे माल नहीं है कमाने के लिए। तो जितने सड़े गले लोग थे आपने वहां पे डाल दिए। जो अगर मैं इसलिए मैं कह रहा हूं, ये मैं आरोप लगा रहा हूं कि कुछ दिन पहले इसी हाई कोर्ट के दूसरे गेट पे एक छोटा सा ब्लास्ट किया गया था, एंड दैट वाज अ ट्रायल। उस समय सारे टेलीविजन चैनल पर जितने भी एनालिस्ट आए, दे सेड कि इट्स अ ट्रायल। हमारे गृह मंत्री जी को यह समझ में नहीं आया कि यह ट्रायल है, हमारे प्रधानमंत्री जी को यह समझ में नहीं आया ट्रायल है। खैर, ये लोग सुरक्षा एजेंसी के माने वो सुरक्षा मामले के एक्सपर्ट्स नहीं हैं, लेकिन एनआईए क्या कर रही थी, दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी, खुफिया एजेंसीज क्या कर रही थी, ये पता करने की कोशिश की गई कि भाई ये कौन है। कुछ दिन पहले नोएडा में एक आदमी को पाकिस्तान से कॉल आता है और वो कहता है कि दिल्ली में धमाके होने वाले हैं। हाँ, मैं ये वाली बात भी आपसे करने वाली थी कि इस बात को कितनी अहमियत दी गई। इस धमकी को आपने नजरअंदाज कर दिया। बिल्कुल, आप धमाके के साथ राजनीति करोगे तो ऐसा ही होगा। एक बात और बताइए ना, वहां पर सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगाए गए अभी तक? सीसीटीवी कैमरे से कुछ नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला डॉक्टर मनीष? कुछ तो गतिविधियां सामने आती हैं। मैं ये कह रहा हूं, गतिविधियां सामने आती हैं, लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं, ये कहीं नहीं छप रहा है कहीं, क्योंकि वो दे टेक दिस एज ग्रांटेड। जो लोग दिल्ली से वाकिफ नहीं हैं तो उनके लिए मैं जानकारी दे दूं कि जिस जगह ये धमाका हुआ वो इंडिया गेट से मात्र
100 मीटर की दूरी पे है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके हार्ट में अगर के कोई आदमी, दिल्ली का दिल है वो जगह, इंडिया गेट, पार्लियामेंट, हाई कोर्ट, सब दिल्ली का जो है वो कोई आदमी धमाका करके चला जाता है। और आपने सुरक्षा व्यवस्था कैसे की है? तो सुरक्षा व्यवस्था की आप दिल्ली पुलिस का हिसाब किताब देखिए। जहां ये धमाका हुआ वहां पे हाई कोर्ट के अंदर घुसने के लिए पास लिए जाते हैं, लाइन लगनी होती है, वहां भीड़ होता है, सुरक्षा का इंतजाम है वहां, लेकिन कोर्ट परिसर के बाहर नहीं है। ये सारे पुलिस वाले अंदर बैठे हुए रहते हैं। तो अंदर बैठ के मौज मस्ती होती रहती है, चाय पानी होता चलता तो रहता होगा। ये चीज है कि अगर कोई धमाका होगा या कुछ एक्टिविटी होगी भी तो वो बाहर ही होगा। दूसरी बात, ये तो लोकल ये है, और इसको इस तरह के धमाकों को जो है आप कंडेम करें, कुछ भी कर लें, लेकिन जो सुरक्षा एजेंसियां जिस तरीके से हिंदुस्तान में काम कर रही हैं, अब देखिए हुजी के कई सारे लोग हिंदुस्तान के जेलों में बंद हैं। हुजी जनरली जो है बांग्लादेश उसका जो है सेंटर है बिल्कुल। और ये हिंदुस्तान में लोगों का ब्रेन वॉश करके वो अपनी संगठन को मजबूत कर रहा है, लोगों को रिक्रूट कर रहा है। 1-1.5 महीना पहले खबर आई थी कि हुजी की गतिविधियां जो है बढ़ गई हैं। दूसरी खबर ये आई थी कि 200 मुजाहिदीन उन्होंने रिक्रूट किए हिंदुस्तान में। आपने धरपकड़ नहीं की। 5-6 बड़े बड़े जो लोग हैदराबाद और लखनऊ के जेल में बंद हैं, उनसे पूछताछ आपने नहीं की। अब पूछताछ कर रहे हैं। आज जो है लखनऊ और हैदराबाद में उनसे पूछताछ हो रही है कि भाई क्या है, क्या चक्कर है। दूसरी बात, ये पूरा जो मामला जो ट्विस्ट हुआ है, ये ट्विस्ट हुआ है जो ईमेल्स जो आए हैं। हाँ, वो ईमेल क्या कह रहा है? हाँ, वो ईमेल ये कह रहा है कि अगर अफजल गुरु को फांसी दोगे तो हम इस तरह के काम करेंगे। अफजल गुरु पे आप आज तक क्या करते आए? आप राजनीति करते आए। एक बात बताइए डॉक्टर मनीष, एक अफजल गुरु को जिसको अभी तक फांसी नहीं लगाई आपने, उसके चक्कर में कितना नुकसान करेंगे ये बता दीजिए बस मुझको। आप ये देखिए कि अफजल गुरु की वजह से कितना हंगामा हो चुका है पहले ही, अभी भी कोई उसके ऊपर नोटिस नहीं लिया जा रहा, अभी भी उसका मामला डिले चल रहा है। तो ऐसा क्यों है, मुझे ये बताइए, क्यों उसको फांसी नहीं दे दी जाती? वो वोट बैंक का मामला है। मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में कांग्रेस पार्टी इसे फांसी नहीं देना चाहती। प्लेन एंड सिंपल है। इसमें सब ज्यादा इसमें प्रेसिडेंट की तरफ से भी रिजेक्ट हो चुका है। प्रेसिडेंट थोड़ी आखिरी रहम की अपील तो उन्हीं के पास आती है ना। लेकिन वो तो कैबिनेट के डिसीजन के ऊपर वो फैसला लेंगी ना, वो अपने मन से थोड़ी फैसला ले सकती हैं। तो व्हाटएवर जो डिले हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, व्हाटएवर जो भी चीजें हो रही हैं, इट इज कंप्लीट। ये मैं नहीं कह रहा कि भाई कि ये सही है गलत है। प्रधानमंत्री पहली बार उन्होंने सच कहा कि वो सिस्टम में खामियां हैं। तो कहते हैं बड़ी तालमेल की बड़ी कमी है उनका। जुमला मुझे बार बार याद आ रहा था कि खुफिया एजेंसी जो उनकी तालमेल में कमी है, उनकी तालमेल कौन बनाएगा? इसमें एक और जो सबसे खतरनाक बात है, जो आगे आने वाले दिनों में जो है जो खतरा क्रिएट कर सकता है, वो है कि PETN जो विस्फोटक इसमें इस्तेमाल किया गया है, PETN ये जो है आपके दूसरे किसी जो एक्सप्लोसिव से जो है वो ज्यादा खतरनाक है। ये पहली बार इस तरह का आपने ब्लास्ट देखा होगा। इसके वीडियो को देखिए। इसके साथ धुआं उठता है, भगदड़ मचती है, धुआं उठता है, और जब धुआं सेटल डाउन करता है देन यू कम टू रियलाइज कि कितने लोगों की मौत हुई है। ये RDX से ज्यादा पावरफुल है। और सबसे खतरनाक बात, ये जो चेकिंग के लिए जो हम डिवाइसेस तैयार किए हुए हैं हिंदुस्तान में, जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें ये पकड़ा नहीं जाता। RDX या दूसरा कोई विस्फोटक जो है वो आप लेकर के घुसेंगे तो स्कैनर में जो है वो आप पकड़े जाओगे। लेकिन ये नहीं जाएगा। ये नई तरह का विस्फोटक है, हिंदुस्तान में आ गया है। IB और रॉ को इस चीज का जवाब देना चाहिए। ये हिंदुस्तान में नहीं बनता, ये बाहर से आएगा।
जैसे आरडीएक्स है, आरडीएक्स का नाम जैसा है बस समझ लीजिए पाकिस्तान, रीजन वो पाकिस्तान में अवेलेबल है, हिंदुस्तान में अवेलेबल नहीं है। ये हिंदुस्तान में अवेलेबल नहीं है। कैसे आया हिंदुस्तान, कितनी मात्रा में आया, हुजी लेकर के आया, कहां से लेकर के आया? जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों के पास है। तो इसका मतलब है कि इस तरह के ब्लास्ट के लिए कि आतंकवादी टेक्निकली टेक्नोलॉजिकली वो आगे चलते जाते हैं, और आप यहां हिंदुस्तान में सिक्योरिटी एजेंसी इस बात से परेशान है कि आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो इस ऐसे धमाके को रोकने का इनफैक्ट हमारे पास न कोई पॉलिटिकल विल है, चुनाव के चक्कर में, वोट के चक्कर में। दूसरा, हमारे पास वो सिस्टम्स नहीं है। और तीसरा, जो सबसे खतरनाक है, कि हमारे पास वो सोच भी नहीं है, वो विजन भी नहीं है कि आप आतंकवादियों से आगे बढ़कर सोच सको, उनके अगले मूव को आप कैच कर सको। मैं यही एक पॉइंट लेना चाह रही थी डॉक्टर मनीष के। एक बात बताइए, जो हमारी खुफिया एजेंसी हैं, अगर वो ये ना पता लगा सकें कि आगे क्या होने जा रहा है और क्या हो सकता है। देखिए, मजेदार बात मैं बताता हूँ, ये जो हरकतुल जिहाद इस्लामी हुजी संगठन है, ये बांग्लादेश में से ऑपरेट होता है। जब ये धमाका हुआ तो प्रधानमंत्री बांग्लादेश में थे। बांग्लादेश को आपने बहुत सारी रियायतें दी। क्या आपने वहां की सिक्योरिटी एजेंसी, वहां की सरकार से ये डिमांड रखा कि प्लीज कंट्रोल दिस पीपल? आपने वो बात कही डॉक्टर मनीष, मैं अभी सच में 2 मिनट बाद ये बात पूछने वाली थी कि एक बात बताइए कि जिस वक्त ये धमाका हुआ, हमारे वजीर आजम तो 2 दिन के लिए वहां बांग्लादेश में थे, और ये तंजीम वहीं की है, डेवलप वहीं की है, इसका और उसका क्या रिलेशन है? मैं ये पूछने ही वाली थी आपसे इस बात से। कोई रिलेशन नहीं है। ये बीमारी जो है टेररिज्म की, इसका न बांग्लादेश से कुछ लेना देना है, न हिंदुस्तान से लेना देना है, न पाकिस्तान से लेना देना है, न नेपाल से लेना देना है, न अमेरिका से लेना देना है। ये कहीं न कहीं दिस होल टेररिज्म, जिस ब्रीड का टेररिज्म आप इन लोगों से जोड़ कर देखते हैं, चाहे वो अलकायदा हो, चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो हुजी हो, चाहे वो लश्कर तोयबा, ये गुंडे बदमाश नहीं है। ये अपने हिसाब से अपनी एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो आइडियोलॉजी जो है वो आइडियोलॉजिकली इंटरनेशनलिस्ट है। दे डू नॉट बिलीव इन दिस नेशन स्टेट कि बांग्लादेश और ढाका और ये और वो, ये दे डोंट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स। वो एक अपने एजेंडे पे चल रहे हैं, गलत सही व्हाटएवर वो हमारे डिस्कशन है कि हम उसको सही कहें या गलत कहें, लेकिन दे हैव एन आइडियोलॉजी जो पूरी दुनिया में एक जो है एक पैन इस्लामिक नेचर ऑफ सोसाइटी जो है वो बनाना चाहते हैं। दिस इज देयर आइडियोलॉजी। और इसलिए इलियास काश्मीरी चला रहा है उसको, हुजी को। अलकायदा का आदमी जो हेड कर रहा है, जो अफगानिस्तान में जो मूवमेंट चला रहा है, वो सऊदी अरब का आदमी था, ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन इसी लड़ाई को लड़ने के लिए सूडान चला जाता है, लीबिया चला जाता है। अफगानिस्तान के वो फाइटर्स कश्मीर चले जाते हैं, कश्मीर के फाइटर्स इराक चले जाते हैं। तो ये बेसिकली वो इट्स नॉट सिंपल। और ये भी समझ लीजिए कि कोई जाहिल गवार लोग नहीं है। बहुत लोग जो उसके क्रिटिसिज्म में जो बात करते हैं, आप उनके साथ बहस नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग इसमें हैं जो हार्वर्ड से, ऑक्सफोर्ड से पीएचडी, न्यूक्लियर साइंटिस्ट लोग भी, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट भी जो है इन ऑर्गेनाइजेशंस में जुड़े हुए हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। एक बात मैं पूछना चाह रही हूँ, आपने इसमें कहा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही डॉक्टर मनीष के, एनपीईटी एक वो मादा है जिसका इसमें इस्तेमाल किया गया है। ये जो इसमें डाला गया है, ये क्या पहले कभी यूज हुआ है? हिंदुस्तान में यूज नहीं हुआ है, बाहर यूज हुआ है। बाहर यूज हुआ है। हाँ। और ये जो है ये नए किस्म का विस्फोटक है। और ये विस्फोटक कहां से आया, किसने दिया, हिंदुस्तान में कैसे आया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट असल में मुझे बात लग रही है। इस सवाल का जवाब खुफिया एजेंसी को देना चाहिए
कि आपके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रहे हैं, क्या राजस्थान के रास्ते आया या कश्मीर के जरिए आया। फौजी ने इस्तेमाल किया तो पहला शक बांग्लादेश के जरिए आया, तो बांग्लादेश कैसे पहुंचा। क्या हम अपने जो बॉर्डर्स जो हैं ऐसा ही हमने बना रखा है कि कोई भी कुछ भी सामान लेकर के घुस जा रहा है, कोई भी विस्फोटक लेकर के चला आ रहा है, आज ये आ गया है कल को न्यूक्लियर बम लेकर के घुस जाएगा। तो हम कर क्या रहे हैं। और जो प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हमारी सिस्टम ही खराब है, तो फिर ये बहस करने की कोई जरूरत ही नहीं। उसके बाद तो कुछ रह ही नहीं कुछ रह नहीं गया। जब घर का मुखिया ये कह दे कि भाई घर में बहुत बुरा हाल है और हमारा सिस्टम ही खराब है, और तो बाकी घर चलाने का कोई मकसद नहीं रह जाता। इस बात को लेकर के ये तो बेसिकली देखिए, इट्स वेरी शेमफुल थिंग कि जिस तरीके से पिछले 5-7 सालों में भ्रष्टाचार और जो पूरी चीज जो चल रही है, और प्रधानमंत्री लास्ट मोमेंट में ये कहते हैं कि हमारे सिस्टम में ही खामियां हैं, तो मुझे तो लगता है कि इन लोगों को, वर्तमान सरकार को, इनको तो बेसिकली रिजाइन कर देना चाहिए। अगर जरा सा भी कुछ पॉलिटिकल प्रोप्राइटरी अगर इन लोगों के पास है, जरा सा भी लोगों के प्रति इनकी चिंता है, रीजन इसका मतलब आपने कह दिया, कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने कह दिया कि धमाके तो होते रहते हैं, इनको पूरी तरह से रोकना जो है वो मुश्किल काम है। अब जब ये आइडिया रहेगा, वो आप क्यों बोलते हो? आप इसलिए बोलते हो कि भाई आपको अभी यूपी में चुनाव होने वाले हैं, आपको मुस्लिम वोट, ये पता नहीं है इनके दिमाग में क्या घुसा हुआ है कि टेररिज्म और मुस्लिम को जो है कैसे आप मिक्स मैच करके और किस परवर्स लॉजिक से आप इस चीज को जोड़ देते हो, ये मुझे समझ में नहीं आता है। कि अफजल गुरु को जो है आप फांसी दोगे तो देश के मुसलमान नाराज हो जाएंगे, ये कहां से कांग्रेस पार्टी ये लॉजिक निकालती है? आई फेल टू अंडरस्टैंड दिस। और आप एक बात बताइए कि एक आदमी को जिसने पूरा मतलब आपका तंत्र बिगाड़ दिया है, पूरे सब लोगों को परेशान कर दिया, कि उसको फांसी देने से मुसलमान वाकई में बिगड़ जाएंगे? आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें, क्या मुसलमान जो है वो नहीं चाहेगा कि उसके मुल्क में शांति रहे, सुकून रहे? ये मैं बताऊं, ये कौन सी लॉजिक है? ये मुसलमानों को जो कहते हैं कि जो चीजें जो मेन स्ट्रीम से बाहर रखने की जो साजिश, और जितने एक्सपर्टीज के साथ कांग्रेस पार्टी और उनके समर्थक संगठन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर में भी जितने जो संगठन हैं जो प्रो कांग्रेस हैं, माने मुसलमानों को बदनाम करने में इनसे आगे कोई नहीं है, इनसे आगे कोई नहीं है। मुझे ये बताइए कहां से ये लॉजिक आता है? वही मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये लॉजिक कहां से आ जाता है? वो इसलिए लॉजिक आता है, वो पीपल लाइक सो मेनी पीपल, आप देखिए किस तरह से वो लोग बिहेव करते हैं, किस तरीके से बात करते हैं। वो ना सिर्फ दे क्रिएट अ सिचुएशन जहां सब लोग मुस्लिम कम्युनिटी के पीछे पड़ जाते हैं, एक, और दूसरी बात, मुस्लिम कम्युनिटी के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता। दे क्रिएट सच ए सिचुएशन। अब आप देखिए, अब आप अफजल गुरु को फांसी देने में कौन से मुस्लिम संगठन को प्रॉब्लम है? ऐसा कभी सामने नहीं आया कुछ नहीं, और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो टेलीविजन के सामने आके बहस करें। बिल्कुल, लेट्स सी व्हाट इज देयर प्रॉब्लम। अब आप देखिए, और अगर वो अपनी बहस करने में ये साबित कर देता है कि वो देश का दुश्मन नहीं है, देश का बुरा नहीं चाहता, हाँ, तो फिर उसकी बातचीत आगे बढ़ेगी। फिर बातचीत आगे बढ़ेगी। बिल्कुल। लेकिन आप बहुत ही कैमोफ्लेज करके आप अंदर चुपके कुछ इस तरह का प्रोपेगेंडा करते हो। कुछ टेलीविजन चैनल्स आपने पैसे देकर के ऐसे बना रखे हैं कि जहां इस तरह की आइडियोलॉजी को जो है आप बढ़ावा देते हो। आपने आमिर कसाब को अभी तक फांसी नहीं दी, वो क्यों देंगे? आपने अफजल गुरु को फांसी नहीं दी, वो क्यों देंगे? आप सारे मामले एक ठंडे बस्ते में डाले बैठे हुए हैं और मुस्तकिल लगातार आपके मुल्क में ब्लास्ट होते जा रहे हैं। कुछ ब्लास्ट तो आप ही कर रहे हैं, जो इतने बड़े बड़े घोटाले करके। अमर सिंह जेल में है, आपने देख ही लिया, और सारी वो न्यूज जो थी वो गायब हो गई है अमर सिंह की। मैं उसको लिंक नहीं कर रही हूँ, आप ये मत समझिएगा कि मैं कहीं से किसी चीज को लिंक कर रही हूँ, लेकिन अमर सिंह पूरी तरीके से सीन से गायब है। कुछ कहेंगे अमर सिंह के इस बारे में आप? क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा असल में इस टॉपिक पे बात करने को। मैं दूसरी राय रखता हूँ अमर सिंह के बारे में। आपकी राय तो सबके बारे में दूसरी है। कांग्रेस पार्टी ने अमर सिंह के साथ दगाबाजी की है। ये बात तो शाहनवाज हुसैन साहब ने भी कही। ये दगाबाजी इसलिए की है, हालांकि अब आप देखिए, आपके घर में कोई मुसीबत आ गई, कोई आदमी आपकी मदद करने के लिए आया, कल कोई पूछताछ होती है, जो आदमी मदद करने आया आप उसे फंसा देगी?
वही तो बात तो वही है। ये आप देखिए ना, अमर सिंह तो ट्रैप हो गए, आप क्यों कहिए ना। ट्रैप नहीं हुए, फिर कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ दगाबाजी की है। ये काम, और सारे सीबीआई, वो सही बात उन्होंने सुषमा जी ने कहा कि कांग्रेस बचाओ ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। शाहनवाज हुसैन ने बड़ी अच्छी बात कही, उस दिन मैं देख रही थी टीवी पे, उन्होंने कहा कि आप ये बताइए, जो आपने दगाबाजी वाली बात कही उन्होंने उसको दूसरे शब्दों में कहा। उन्होंने कहा देखिए बेचारे अमर सिंह कैसे कांग्रेस के हाथों में खेल गए, कांग्रेस आज अपना दामन बचा के अलग हो गई। अमर सिंह को तो जी, तो ये जो है लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह, रामविलास पासवान जैसे लोगों को लिए जो है सबक है कि कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल करके किस तरह से वो फेंक देती है। सही बात, ये इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है। तो ये चीज, ये पूरा जो मसला जो है, हमारे प्रोग्राम का वक्त तो खत्म हो गया वैसे डॉक्टर मनीष, लेकिन ये है कि सच में ही दिल की हालत बहुत खराब है। हम सोच रहे हैं कि ये कब तक ऐसा चलेगा। कुछ टाइम होता है, ब्लास्ट होता है, लोग मारे जाते हैं, उनकी संख्या आती है, लोग भूल जाते हैं, फिर कुछ नया मामला सामने आ जाता है, समझ नहीं आ रहा। अभी देखिए बॉम्बे का, एक बात और मैं कहूंगा, दिस इज हाइट ऑफ इनसेंसिटिविटी, और मुझे नाराजगी जो है इस बात को लेकर के है कि सरकार इतनी इनसेंसिटिव, इसके अधिकारी, मैं क्या बताऊं, मैंने सबसे शेमफुल जो पूरा वाकया है, आदमी ब्लास्ट को भी झेल सकता है लेकिन ऐसी बेइज्जती नहीं झेली जा सकती। कम से कम मुझे तो बर्दाश्त नहीं होता कि जब आपका जो है एक अधिकारी टेलीविजन के सामने खड़ा होता है और ये अनाउंस करता है मरने वालों को 4 लाख, सीरियसली इंजर्ड को 2 लाख, जिसका हाथ पैर कट गया उसको 50,000, जिन लोग जो बच्चे थे उनको 1 लाख, जिनको छोटी मोटी चोटें आई हैं वो 10,000। व्हाट इज दिस? जिंदगी की कीमत, व्हाट इज दिस? ये तो इनसेंसिटिविटी, मैंने उसको तो, इसका ये हाइट है। और जबकि अभी डेड बॉडीज उठाए जा रहे हैं, जबकि लोग अपने अपने परिवारजनों को ढूंढने के लिए हॉस्पिटल में रो रहे हैं, और आप आ रहे हो कि भाई आपने रिलीफ दे दिया। इतना बड़ा ब्लास्ट था कि मतलब बदन के हिस्से फट फट के कहीं गिरे हैं जाकर, मतलब बॉडीज भी पूरी नहीं है, इतना बुरा हाल है। देखिए फोटो देखिए, ये फोटो देखिए, एक सिर्फ सर और धड़ है इसमें, तो ये इस तरह की, और आपने अभी तो वहां पे लोग जो हैं अभी डेड बॉडीज को उठा ही रहे हैं। ये हमारे अक्लमंद सरकार को देखिए। और कल दिल्ली में जलजले का झटका भी आया था, मैं आपको बताऊं रात में, तो कल दिल्ली में 2 झटके ये एक तरह से देखा जाए महसूस हुए हैं। एक तो ये ब्लास्ट तो अपने आप में कुछ बहुत बड़ा जलजला था, और कुदरती आफत भी आ सकती है इस मुल्क पर, और क्या हम किसने बचाव के लिए, जिस तरीके से हम आतंकी हमलों के लिए तैयार नहीं है, उसी तरीके से शायद हम जलजले या कुदरती आफत के किसी भी हमले से बचने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जो 4.2 का जो कल आया है सोनीपत के पास जो है, इसका सेंटर था, और ये खतरनाक स्थिति है। डॉक्टर मनीष पूरा घर हिल गया था 4.2 में, आप देखिए। ये तो हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, ये खतरनाक स्थिति इसलिए है कि जो समझना चाहिए कि दिल्ली जो है सेस्मिक जोन 4 में है। दिस इज द सेकेंड हाईएस्ट जो है 5 होता है, 5 के ऊपर कोई सेस्मिक जोन, डेंजरस सेस्मिक जोन नहीं है। तो हम लोग ऑलरेडी दिल्ली के में जो है ये छोटे छोटे जो भूकंप आते हैं ये डेंजरस इसलिए हैं क्योंकि ये इंडिकेशन है किसी बड़े भूकंप की। एक दूसरा, जो ये सेस्मिक जोन 4 जो दिल्ली के पास से गुजरता है, जो फॉल्ट लाइन है, वो फॉल्ट लाइन जो है पिछले 200 साल से डोरमेंट पड़ा हुआ है, ज्यादा हलचल नहीं है, और ये लगातार कुछ दिनों से जो है छोटे छोटे भूकंप आ रहे हैं। 4.2 में मकान नहीं गिरता,
नहीं हिल जाता है, लेकिन मकान गिरने के लिए 6 चाहिए। लेकिन ये इंडिकेशन है कि दिल्ली में अगर 1-2 और छोटे छोटे इस तरह के भूकंप आते हैं तो ये शर्तियां मान लीजिए कि दिल्ली के अंदर में कोई बड़ा 7, 8, 9 के लेवल का भूकंप आने वाला है। ने जैसा कि डॉक्टर मनीष ने कहा कि जो लोग मारे जा चुके हैं उनके लिए पैसे का ऐलान हो गया है। पैसा अगर जान का नुकसान पूरा कर सकता है तो मेरे ख्याल में हर 2 दिन बाद ऐसे ब्लास्ट करके किसी की भी जान की कीमत दे दी जाए। कल अपना ये प्रोग्राम फिर से आपके सामने पेश करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।